हेलो बच्चों, MBS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव जगत में विविधता। ये अपनी प्लेलिस्ट का दूसरे नंबर का वीडियो है, वो भी रीडिंग वाली का। तो हम स्टार्ट करते हैं जीव जगत में विविधता। चलो तो इसको रीडिंग करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। यदि हम क्या देख रहे हैं, आसपास के अंदर देखते हैं कि भाई कौन कौन से किस किस प्रकार के जंतु ये और पौधे जो हैं, तो अपन आसपास में देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे पौधे मिल जाते हैं, कीट मिल जाते हैं, पालतू पक्षी या फिर जंतु मिल जाते हैं आपको। पालतू जो आप पालते हैं वो पौधे मिल जाते हैं। जैसे केले का पौधा पाल रखा है, कोई क्या पाल रखा है, कोई क्या पाल रखा है। उस प्रकार से अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वायरस हो गया, और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनको अपन आंखों से नहीं देख सकते। तो वो भी अपने आसपास ही रहते हैं, लेकिन अपन उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन आप अपने आसपास लेकिन आपके आसपास ही हैं बैक्टीरिया वगैरह, अपने के आसपास बहुत सारे हैं, लेकिन अपन उनको देख नहीं सकते। यदि आप अवलोकन करें, इस क्षेत्र को थोड़ा बढ़ाएं और कहाँ तक जाएं, आपके आसपास जो जंगल है उस पर दृष्टि डालें तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई देंगी, बहुत ज़्यादा स्पेसीज आपको दिखाई देंगी स्पष्ट। यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु जंतु जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीसीज का प्रतीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आप जंतु देखते हैं, प्रत्येक जंतु जो है वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अपन बात करते हैं कि भाई बफेलो है, वो अपनी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा किसी मनुष्य की बात कर रहे हैं तो जितने भी पूरे मनुष्य हैं वो सारे के सारे एक स्पीसीज हैं, तो वो क्या है, एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अपन किसी डॉग की बात करते हैं तो वो एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैट को देखते हैं तो वो एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितने भी अलग अलग प्रकार के जंतु हैं और या फिर पौधे हैं वो अपनी अपनी जाति को रिप्रेजेंट करें कि भाई ये मैंगो है मेंजिफेरा इंडिका, या फिर दूसरा है गुआवा, गुआवा अमरूद हो गया। तो वो सब एक एक स्पीसीज हैं। जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारी की सारी एक एक स्पीसीज है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती हैं। हम इसे जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। यहाँ से निकल कर आता है कि जैव विविधता की परिभाषा क्या होती है। तो हमारे से यहाँ तक क्वेश्चन जो आएगा वो जैव विविधता की परिभाषा के ऊपर आएगा, और जैव विविधता की परिभाषा के साथ साथ अपने को ये बताना होगा कि भाई जैव विविधता कितनी मिलियन में है। मतलब इससे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इतनी मिलियन जो जातियां हैं वो पृथ्वी पर मौजूद है। तो देखते हैं जीव जगत में जो जैव विविधता है उसकी परिभाषा किस प्रकार से अपन दे सकते हैं इस NCERT की बुक के आधार पर। इसमें लिखा हुआ है कि अब तक की ज्ञात वर्णित स्पीसीज की संख्या 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। 1.7 मिलियन का मतलब क्या होता है कि भाई 1.7 मिलियन है तो 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। 1.7 का मतलब इसको 10 से इंटू करो, मल्टीप्लाई करो तो कितने हो गए, 10,70,000। तो 10,70,000 इसको 10 लाख से इंटू किया जाए तो ये 10 लाख हो गई, और ये 70,000 हो गए। 70,000 नहीं, 7 लाख। 0.7 का 7 लाख हो गया, 1 का 10 लाख होता तो 0.7 का
7 लाख है, 10 लाख होता है तो 7 लाख हो गए, तो कितने हो गए? 17 से 18 लाख, 17 से 18 लाख जातियां हैं लगभग। अपने जो पूरा का पूरा जो जीव जगत है, लिविंग वर्ल्ड है, उसके अंदर 17 से 18 लाख जातियां हैं। ये अलग अलग प्रकार की जो जातियां पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं? जीव जगत में विविधता या जैविक विविधता कहते हैं। कि भाई जितनी प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के जीव का पाया जाना। जैव विविधता का मतलब क्या है? पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीवों का पाया जाना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। इसे हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ के पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं तो हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। कि भाई अपन कहीं पे भी जाएं तो वहां पर आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि भाई अपने जो पूरी की पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है, उस लिविंग वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे जातियां हैं। जैसे अपन एक जाति को ले लें कि भाई कोई अपने जो घास है साइनोडोन, उस घास को अपन ले ले साइनोडोन को, तो अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग जगह पर, जैसे राजस्थान में कुछ अलग बोला जा रहा है, और जो साउथ है, साउथ इंडिया है, उसमें कुछ अलग बोला जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग बोला जा रहा है। तो अलग अलग जगह पर स्थानीय भाषा में उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। और यहाँ से भी ज़्यादा अपना क्राइटेरिया बढ़ाएं तो भाई देश से बाहर जाएं तो इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग देशों में उसको अलग अलग नाम से बोला जा सकता है। तो ये तो एक समस्या हो गई भाई। साइंटिफिक तरीके से तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ है तो हम वहाँ चले गए तो वहाँ कुछ और चीज़ निकल कर के आ जाए इसके बारे में। तो इस चीज़ को पूरे वर्ल्ड में एक बनाने के लिए, इस चीज़ के लिए क्या किया गया? इसका वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके लिए एक टैक्सोनॉमी बनाई गई है कि भाई नाम पद्धति, इसका वर्गीकरण पद्धति, इसका नाम कैसा होगा, वर्गीकरण, इसको किस कहाँ पे रखा जाएगा, इसकी पहचान, जो भी सारी चीज़ें हैं उनके लिए एक साइंटिफिक टर्म्स दे दी गई। तो हम बात कर रहे हैं स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों में अलग अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके, मतलब पूरे ऐसी कोई ना कोई तो अपने को टेक्निक निकालनी पड़ेगी कि भाई पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो देश है, उसमें सिर्फ उसको एक ही नाम से जाना जाए। तो वो एक नाम होना चाहिए। तो अपन देख रहे हैं सबसे पहले प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। मानक नाम का मतलब क्या होता है? एक तरीके से उसका आदर्श नाम होता है, वो हर जगह मान्य रहता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी अपन चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, तो उसका वही नाम होगा। तो एक उसका मानक नाम, आदर्श नाम होता है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। तो सबसे पहले नाम पद्धति। स्पष्ट नाम पद्धति तभी संभव है जब जीव का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचान कहते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं नाम पद्धति की, लेकिन नाम पद्धति के लिए अपने को आवश्यकता पड़ी किसकी? पहचान की। कि भाई उसकी किसी न किसी विशेषता के आधार पर तो अपन देंगे नाम, अन्यथा की विशेषता के आधार पर ना देंगे तो फिर वो मिक्सचर हो जाएंगे। तो क्या सबसे पहले आपको पहचान की जरूरत पड़ती है, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए हर जीव का। नाम देने से पहले आपको आवश्यकता पड़ती है आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की आवश्यकता होती है। अध्ययन को और सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में
सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम एवं कसौटी है, जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है। ICBN एक तरीके से देखा जाए तो एक संस्था है, संस्था नहीं कह सकते, संस्था नहीं है, ये पद्धति है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया, ये एक नाम पद्धति है। जूलॉजी वाले की जो है इसमें है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या है, पूरी चीज़ इसमें बताया गया है कि भाई ICBN, ऐसा सोचो कि भाई ICBN में तो क्या करते हैं, ICBN एक पद्धति है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल जो नेम देते हैं उसकी एक पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा क्या दिया जाता है, सिर्फ बोटेनिकल मतलब जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके नामकरण किए जाते हैं। दूसरी चीज़ है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है, जूलॉजी के अंदर जितने भी जंतु, करने का मतलब वो जंतुओं का नामकरण ICZN के द्वारा दिया जाता है। ICBN के अंदर किसका दिया जाता है, प्लांट्स का। ICZN में किसका दिया जाता है, जंतुओं का। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। वैज्ञानिक इसकी एक गारंटी ये भी है कि ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम होगा। इसे इस पूरे वर्ल्ड को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी नाम से किसी भी भाग में, कहने का मतलब ये कह रहा है कि किसी भी जीव के वर्णन से विश्व के किसी भी भाग में, विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके, कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उसका एक ही नाम बताएं सभी। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो, और वही नाम, दो जीवों के नाम भी आपस में नहीं मिलने चाहिए। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। सार्वजनिक मान्य जो नियम है उनका पालन करना होता है। जो नोमेनक्लेचर की जो पद्धतियां हैं उसके भी ICBN और ICZN के भी नियम है, उन नियमों के हिसाब से नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो नामकरण करते हैं उस नामकरण के दो घटक होते हैं। एक तो होता है वंश नाम, तथा दूसरा कौन सा होता है, जाति संकेत पद। इसके अंदर दो पद होते हैं, पहला पद वंश नाम होता है, दूसरा जाति संकेत पद होता है। जैसे अपन बात कर रहे हैं, आम की बात कर रहे हैं, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेंजिफेरा इंडिका। तो मेंजिफेरा तो इसके अंदर है वंश, मेंजिफेरा क्या है, वंश का नाम है, और इंडिका जो है वो जाति का नाम है। जैसे आम की अपन बात कर लें, मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका, ये है आम का वैज्ञानिक नाम। मेंजिफेरा इंडिका आम का है वैज्ञानिक नाम। तो इसके अंदर दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही, एक तो मेंजिफेरा दिखाई दे रहा है और दूसरा इंडिका दिखाई दे रहा है। तो ये जो मेंजिफेरा है ये तो वंश का नाम है, ये तो वंश नाम है, वंश का नाम है, और ये क्या है, जाति है। तो जो द्विनाम पद्धति, जो नामकरण पद्धति है, उसके अंदर क्या होते हैं, दो घटक होते हैं, एक वंश नाम है, एक जाति नाम है। ये भी कई प्रकार की है, त्रिनाम पद्धति भी है। तो जो द्विनाम पद्धति है इसके अंदर सिर्फ दो होते हैं। देखो कैसे कैसे, प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक तो होता है वंश नाम पहला वाला, तो दूसरा होता है जाति संकेत पद, मतलब जाति का नाम होता है। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, जिसमें नाम के दो घटक होते हैं,
इस प्रकार से। ठीक है, तो नाम जो लिखते हैं उसमें 2 घटक होते हैं, तो इस पद्धति का नाम दे दिया द्विनाम पद्धति। इस नामकरण पद्धति प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। इसके बारे में बताया किसने? सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, किसने बताया? कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था कि भाई द्विनाम पद्धति के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। वर्तमान में भी कैरोलस लीनियस की जो द्विनाम पद्धति है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। 2 शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको देखा, आओ आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। ये मैंने आपको समझा ही दिया, उसी बात को दोबारा से समझाया गया है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेजिफेरा इंडिका है। तथा आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है, मतलब दो का मतलब, द्वि का मतलब क्या है? 2 पद, इसके अंदर 2 पद है, कैसे हैं समझ सकते हैं आपको। इस नाम में मेजिफेरा वंश का नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। तो ये क्या है? ICBN नाम पद्धति की बात कर रहा है, तो ज़्यादातर यहाँ पर किसकी बात करेगा? ICBN की। ICZN और ICBN दोनों ही इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अपन ICBN के डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो इसमें जितने भी बोटनी के हैं हम उनको लिखेंगे। तो ये तो सभी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपन ICZN और ICBN किसी एक को लेकर भी अपन स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने ICBN को लेकर के स्टडी किया। ठीक है, नाम पद्धति सार्वजनिक ICBN के अनुसार होता है। तो ICBN के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर दोनों का ही दे रखे, तो दोनों ही एक तरीके से समझ लो कि ICBN और ICZN जो अलग होगा उस चीज़ के बारे में बता दिया जाता है कि ये चीज़ इसमें ऐसे अलग होती है। तो देखते हैं अपन पहला नियम क्या है नामकरण की जो पद्धतियाँ हैं उनका। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। जैविक नाम जो होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं। ठीक है, क्योंकि लैटिन जो भाषा बहुत कम यूज़ की जाती है, उससे आपस में जो वर्ड है वो मिलते नहीं, इसलिए जितने भी वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं वो ज़्यादातर लैटिन भाषा में दिए जाते हैं। और इनको तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, मतलब इनको इटालिक भाषा में लिखा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इटालिक भाषा, तिरछे अक्षरों में लिखना। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। किसी भी भाषा में हुआ हो, लेकिन उसको लैटिन भाषा के व्युत्पन्न समझा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको लैटिन भाषा में इसके नाम को देते हैं, इनको तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, मतलब इटालिक में लिखते हैं। दूसरा नियम क्या है इसका? जैविक नाम में पहला शब्द जो रहता है वो वंश का होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। दूसरा नियम ये कहता है कि जो पहला होता है वो वंश नाम होता है, दूसरा जाति का नाम होता है। तीसरा नियम कहता है कि जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं, भाई यहाँ पर तो अपन कंप्यूटर से छपाई कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो उसको तिरछा लिख सकते हैं, लेकिन अपन हाथ से छपाई तिरछी थोड़ी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हाथ से यदि उसको लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं? तिरछा लिखते हैं। हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, अथवा छपाई में तिरछे लिखना चाहिए। यदि अपन हाथ से लिखते हैं तो उसके तिरछी कर देंगे, वो अंडरलाइन कर देंगे, उसको रेखांकित कर देंगे। लेकिन अपन जब मान लो क्या कर रहे हैं, उसका हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे। यदि क्या करें, टाइपिंग करें तो मशीन है, वहाँ पर आप इटालिक में मतलब वहाँ उनको अक्षरों को तिरछा कर सकते हैं। चौथा जो नियम है वो क्या कहता है कि भाई जितने भी अपन नाम लिखते हैं उसमें जो पहला अक्षर होता है वंश नाम का, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षरों में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटे अक्षर होना चाहिए। इसके अंदर क्या है कि जब अपन इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में तो कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो मेजिफेरा के अंदर एम जो आने वाला है वो एम जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा हमेशा, और इंडिका के अंदर जो नाम रहेगा उसका जो इंडिका वाला है ये आई जो है स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो मेजिफेरा इंडिका
इसमें यही बात समझा कि मेजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इनकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद नेक्स्ट इसके अंदर स्टार दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये पांचवा नियम बन सकता था यदि इसे बनाते तो, लेकिन इसमें कुछ विशिष्ट चीज़ है नहीं, इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जो चीज़ें उनको समझाया गया है। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे जाति संकेत पद लिख दिया, जैविक नाम जो लिख रहे हैं वहाँ पर जिसने जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, जिसने भी नाम दिया है उसका नाम वहाँ पर लिख देते हैं, वो भी लिखते हैं शॉर्ट में। इसे संक्षेप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? संक्षेप में। उदाहरण के लिए मेजिफेरा इंडिका का नाम लीनियस ने दिया था, तो मेजिफेरा इंडिका, ठीक है। ये तो ये तिरछे कर रखा है अक्षरों को क्योंकि टाइपिंग है, इटालिक भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद लीन, मतलब लीनियस का शॉर्टकट में उसका लिख दिया लीन। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया था, इस स्पीसीज का, किसका? इंडिका का। यदि सभी जीव का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़ है, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, आपके पास कोई चीज़ बिखरी हुई है, आपको नहीं पता है कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ रखी हुई है, तो आप किस प्रकार से उनको पहचानोगे, कहाँ पर उनको ढूंढोगे? तो इस चीज़ को उन्होंने सेटलमेंट करके पूरा का पूरा एक तरीके से वर्गीकृत कर दिया, अलग अलग रख दिया कि भाई ये चीज़ यहाँ पे रखी है, ये चीज़ यहाँ पे रखी, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस नाम की तो आप सीधे जा करके वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे आपके रूम में सामान बिखरा हुआ है तो आपको नहीं पता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन यदि आपको क्लासिफिकेशन करके बता दिया जाए कि फला अलमारी में फला नाम का सामान रखा हुआ है, तो आप फटाक से उस सामान को निकाल करके ला सकते हैं। इसी प्रकार से वर्गीकरण में है, आपको बता दिया जाता है कि इस नाम का है, उसके ये लक्षण हैं, तो आप उसे तुरंत से ढूंढ सकते हैं कि ये तो फला स्पीसीज का है, फला वंश का है, ये आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा। तो वर्गीकरण की आवश्यकता भी इसी वजह से पड़ रही है। तो और वर्गीकरण की परिभाषा भी यही है कि उसकी पहचान कर लें, पहचान के आधार पर आप उसको क्या कर दें, एक विशिष्ट वर्ग में रख दें कि ये इस वर्ग का है। इस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इसी को क्या कहते हैं? वर्गीकरण। उसके बाद हम इनका डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले कल हम इनके नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना करके आपको बताएंगे कि इनको आपको किस किस टाइप से रीडिंग करना है, कैसे इसके नोट्स बनाने हैं। तो रीडिंग तो हम आपको करवा चुके हैं यहाँ तक, वर्गीकरण तक, इसके बाद का कल करवाएंगे। और इसके पूरे के पूरे जो नोट्स कैसे बनाने हैं वो चीज़ आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नए आने वाले वीडियोज़ आपको लगातार रूप से प्राप्त होते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।